हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, हमारा एक और जो पार्ट है जेकेपी बॉर्डर बटालियन के लिए और जेकेएसएसबी सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही शानदार तरीके से आपके जो सेशन है वो चलाए जा रहे हैं, जहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो वीडियो में अंतिम तक ज़रूर बने रहें और अपना अपना स्कोर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप भी साथ साथ में अपना स्कोर जो बनाते जाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जहाँ से आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा जो हमने लास्ट टाइम छोड़ा था, आपको जो क्वेश्चन दिए थे, तो जहाँ पे मैं डिस्कस कर दूंगा हु इनडायरेक्टली डिटरमाइन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ है। ठीक है, कौन से चार्ज स्पीशीज़ है? नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़। और मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की हुई है? जे थॉमसन ने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की हुई है? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की हुई है। ठीक है, 1897 में इसकी जो डिस्कवरी है वो हुई है। ठीक है, ये सब आपने याद रखना है। और जो इलेक्ट्रॉन है इसकी डिस्कवरी उन्होंने कैसे की हुई है? डिस्चार्जिंग ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। कौन से एक्सपेरिमेंट से? डिस्चार्जिंग ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। तो जो डिस्चार्जिंग ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, डिस्चार्जिंग ट्यूब एक्सपेरिमेंट को किसने परफॉर्म किया था? विलियम क्रूक ने। किसने परफॉर्म किया था? विलियम क्रूक ने परफॉर्म किया था 1879 ने। ठीक है, विलियम क्रूक ने परफॉर्म किया था डिस्चार्जिंग ट्यूब एक्सपेरिमेंट, विलियम क्रूक ने 1879 में। ठीक है, 1879 में विलियम क्रूक ने क्या परफॉर्म किया था? जो डिस्चार्जिंग ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्जिंग ट्यूब एक्सपेरिमेंट से वहाँ से डिफरेंट टाइप की जो रेस थी वो निकली थी। एक निकली थी कैथोड रे, एक निकली थी एनोड रे। जो थी हमारे पास कैथोड रे, उस कैथोड रे पे जे थॉमसन ने कंप्लीट स्टडी किया था। और जे थॉमसन ने कैथोड रे में फाउंड किया था जो कैथोड रे के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनका नेचर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ है। और उन्हीं सब एटॉमिक पार्टिकल को जे थॉमसन जी ने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की मैं चार्ज की बात करूं, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज था वो किसने डिस्कवर किया था? आर.ए. मिल्किन ने। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻19 कूलम। ठीक है, कूलम इज़ दी एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। ये सब आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करूं मैं, जो जे थॉमसन ने किसकी डिस्कवरी की थी? इलेक्ट्रॉन की। आर.ए. मिल्की ने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की। और रुदरफोर्ड ने जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिया था, कौन सा स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिया था? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किया था। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किया था 1911 में। और उधर से हमें क्या मिला था? जो एटम है वो अंदर से कैसा है, बाहर से कैसा है। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फाइल ली थी और जिंक स्क्रीन ली थी और रेडियम लिया था। उसको बम्बार्डमेंट करा रहे थे कॉन्टीन्यूसली गोल्ड की फाइल में। वहाँ से कुछ हमें जो प्रॉपर्टीज़ थी वो मिली थी। ये रुदरफोर्ड का जो मॉडल था। उसके बाद आइंस्टाइन ने जो एनर्जी पे ला दिया था, E = mc²। ठीक है, ये सब आपने याद रखना है। उसके बाद में इसी के साथ इलेक्ट्रॉन में जो कैथोड रे और एनोड रे, जो एनोड रे थी, एनोड रे पे किसने काम किया था? गोल्डस्टेन ने। तो गोल्डस्टेन ने किसकी डिस्कवरी की थी? प्रोटॉन की। गोल्डस्टेन ने किसकी डिस्कवरी की थी? प्रोटॉन ने। उसके बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। ये सब भी आपने याद रखना है। ये सब भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला सेशन है। ठीक है, एक क्वेश्चन हुआ लेकिन इसमें हमने कितने सारे पार्ट है जो कवर किए। आपको इन सब पार्ट्स को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ लंबी किसकी होती है? वायलेट कलर की, रेड कलर की, ब्लू कलर की, ग्रीन कलर की। देखिए, सबसे पहले हमारे पास कलर कितने होते हैं? विवगॉर की फॉर्म में, VIVGYOR। ठीक है, इधर नहीं आया, इधर लिखता हूँ मैं विवगॉर। ठीक है, VIV, इस तरह आएगा GYOR, विवगॉर आ गया। ठीक है, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है वो किसकी होती है? रेड कलर की। रेड कलर की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है और रेड कलर सबसे कम स्कैटर करता है। सबसे ज़्यादा स्कैटर कौन करता है? वायलेट कलर स्कैटर करता है। रेड कलर की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, इसी की वजह से वो जो दूर से हमें अपीयर होता है। इसी के लिए हम रेड कलर है जो वो डेंजर सिग्नल के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, रेड जो है जो उसकी सबसे ज़्यादा जो वेव लेंथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा, मटेरियल फॉर द रेन प्रूफ कोट एंड द टेंट्स ऑन देयर वाटर प्रूफ प्रॉपर्टी ड्यू टू। यानी कि जो रेन प्रूफ कोट्स होते हैं, टेंट्स होते हैं,
और उनमें जो वाटर प्रूफ प्रॉपर्टी होती है वो किसकी वजह से होती है? सरफेस टेंशन की वजह से, विस्कोसिटी की वजह से, स्पेसिफिक ग्रेविटी की वजह से, इलास्टिसिटी की वजह से। देखिए सरफेस टेंशन का फार्मूला मैं बात करूं, फोर्स एक्टिंग टू द पर यूनिट लेंथ, ठीक है, फोर्स एक्टिंग टू द पर यूनिट लेंथ, फोर्स का यूनिट न्यूटन और लेंथ का यूनिट मीटर, न्यूटन बाय मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। उसके बाद विस्कोसिटी यानी कि मूवमेंट ऑफ द लिक्विड पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं, लिक्विड पार्टिकल्स किस स्ट्रेंथ में मूव कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम विस्कोसिटी। यानी कि जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ लिक्विड, जो फ्लो ऑफ लिक्विड में क्या आता है, रेजिस्टेंस आता है, उसको बोलते हैं विस्कोसिटी, ठीक है। ये सब आपने याद रखना है। और जो प्रॉपर्टी है किसकी, रेन प्रूफ कोट्स की, तो वो किसकी वजह से आती है, ड्यू टू सरफेस टेंशन की। उसके बाद बात करें जो लिक्विड ड्रॉप होते हैं, लिक्विड ड्रॉप की स्फेरिकल शेप भी किसी की वजह से होती है, सरफेस टेंशन की वजह से। उधर क्या होता है, जो लिक्विड ड्रॉप होता है जब वो डाउन आ रहा होता है रेन से, क्लाउड से, तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है जिसकी वजह से वो रेन ड्रॉप होता है, वो स्फेरिकल शेप ले लेता है और मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर कर पाता है, यानी कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ जो हमारे पास रहता है, ठीक है। तो ये सब आपने याद रखना है। नेक्स्ट आ जाएगा जो आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, व्हेन वाटर फ्रॉम द साइल एंटर इनटू द रूट हेयर ओइंग टू, यानी कि जो क्या होता है, वाटर साइल से रूट्स हेयर में एंटर करता है, किसकी वजह से करता है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ड्यू टू कैपिलरी प्रेशर, ड्यू टू रूट प्रेशर, ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। सबसे पहले बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जो प्रेशर एटमॉस्फेयर में होता है ड्यू टू गैसेस की वजह से, जो एटमॉस्फेयर में कॉन्टीन्यूसली प्रेशर पुट करता रहता है, उस प्रेशर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम मेजर करते हैं बाय द इंस्ट्रूमेंट नोन एज बैरोमीटर, और उसका ऐसा यूनिट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बार, BAR, ठीक है। उसके बाद होता है कैपिलरी प्रेशर क्या होता है, कैपिलरी यानी कि अपवर्ड राइस ऑफ द लिक्विड, कोई भी सब्सटेंस है जब वो अपवर्ड राइस हो रहा है उसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। जब कोई भी लिक्विड सब्सटेंस है वो अपवर्ड राइस हो रहा है अपने पार्टिकल्स की वजह से, उन पार्टिकल्स में जब क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, फोर्स लगने की वजह से वो अपवर्ड राइस हो रहे हैं और उधर क्रिएट हो रहा है कैपिलरी प्रेशर। रूट प्रेशर यानी कि जो रूट्स होती हैं, रूट शेयर होते हैं, वो जब वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, जो उन पे प्रेशर होता है दैट इज नोन एज रूट प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, में जो पार्टिकल्स मूव होते हैं उन पे जो प्रेशर होता है दैट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो जो साइल एंटर करते, रूट में जो वाटर एंटर करता है साइल से, ड्यू टू कैपिलरी प्रेशर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ जाता हूं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वट टाइप ऑफ द पेन, ठीक है, क्या बात करी जा रही है, विच टाइप द टाइप ऑफ पेन यूज कैपिलरी एक्शन इन एडिशन टू ग्रेविटी फॉर फ्लो ऑफ द लिंक। तो फ्लो ऑफ द इंक के लिए क्या होता है, जो कैपिलरी एक्शन है वो कहाँ पे लगता है, कैपिलरी एक्शन कहाँ पे लगता है, ठीक है, फाउंटेन पेन में, बॉल पॉइंट पेन में, जेल पेन में, या बॉल पॉइंट एंड जेल पेन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, बी, यानी कि बॉल पॉइंट पेन में जो क्या होता है, कैपिलरी एक्शन होता है, ठीक है। ये सब आपने याद रखना। उसके बाद आता है जो आपका लिक्विड ड्रॉप ड्यू टू स्फेरिकल शेप। लिक्विड ड्रॉप की स्फेरिकल शेप किसकी वजह से होती है, सरफेस टेंशन, इलास्टिक फोर्स, विस्कस फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ड्यू टू सरफेस टेंशन की वजह से ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, हेनरी मीटर, हेनरी, वेबर या वेबर मीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हेनरी मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो ये थे फ्रेंड्स आपके आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो जहाँ पे आपको मिल जाएगी इसकी आंसर की भी, तो ये आपके रहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं होमवर्क के लिए आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ। होमवर्क के लिए सबसे पहले आपने यूनिट बताना है मुझे, यूनिट जाने की जो ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस किसकी वजह से होता है, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस, ठीक है, ये बताना ट्यूबरकुलोसिस किसकी वजह से होता है। उसके बाद आप मुझे एसआई यूनिट बताओगे, जाने की जो 1 किलोवाट आवर है, 1 किलोवाट आवर किसका यूनिट है, और 1 किलोवाट आवर मैथमेटिकली किसके बराबर होता है। ये दो क्वेश्चन, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस किसकी वजह से होता है। और उसके बाद आप मुझे बताओगे ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, जो ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला आप बताओगे, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला आप बताओगे। और एक फार्मूला मैं जहाँ पे लिखता हूँ, एक ये फार्मूला ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ,
क्या फार्मूला आ जाएगा? ये तीनों क्वेश्चन आपने होमवर्क में करके बताना है। ट्यूबरक्लोसिस किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ, वायरस या फंगस की वजह से। ठीक है, ऑप्शन कुछ भी 1 किलोवाट आवर का किसका यूनिट है और किसके बराबर होता है? ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला बताना है। उसके बाद एक फार्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये फार्मूला आपने बताना है किसका फार्मूला है? CaSO4। ठीक है, CaSO4 इंटू ट्वाइस H2O। ठीक है, ये फार्मूला आपने बताना है। ठीक है, ये फार्मूला किसका है? CaSO4 और ट्वाइस H2O, ये फार्मूला। उसके बाद नेक्स्ट आपको मैं देता हूँ CH3COOH। ठीक है, CH3COOH किसका फार्मूला है? ठीक है, CH3COOH किसका फार्मूला है? ये सब आपका रहेगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशन जरूर बताएं। आपको इसकी कंप्लीट PDF मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।